नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक्सपेक्टेड सेट जो कर रहे हैं न्यू पैटर्न पे बेस्ड, वो सेट तीसरा करेंगे, यानी कि तीसरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो एक्सपेक्टेड सेट की सीरीज चल रही है न्यू पैटर्न पे बेस्ड CGL के लिए, उसका सेट 3 करेंगे, यानी कि 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। 30 प्रश्न होंगे, 30 मिनट का आपको एग्जाम में मान लो टाइम दिया जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में मेंस में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 30 मिनट मान लेना मैथमेटिक्स के हैं, 30 रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न 30 मिनट का आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी 30 मिनट में वहाँ पर कर पाओगे। प्री के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न SSC में पूछे गए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं करें, बार बार ना कहना पड़े, ज्वाइन कर ले। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट में पहला कमेंट या पिन कमेंट देखेंगे तो भी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्न उड़ा के करेंगे, सारे टॉपिक मतलब जैसे आपका पेपर आएगा सेम लेवल के क्वेश्चन SSC में पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है। सुंदर सा प्रश्न है, पहले प्रश्न को उड़ाने की कोशिश करो। A+B दिया गया, A-B दिया गया, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे आपको AB का स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे A² + B², यानी आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। एक तो AB की वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा A² + B² की वैल्यू होनी चाहिए। दो वैल्यूज अगर आपके पास है आप उड़ा दोगे। आपने कहा कैसे? मैंने कहा अगर आपको A+B दिया गया हो, A-B दिया गया हो, तो A² + B² निकालना आसान होता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो दो फॉर्मूले नोट कर लेना। एक तो होता है A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ A² + B²। ये सबको दुनिया को पता है, पूरी जहां को पता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर। ये भी पूरे दुनिया को, पूरे जहां को, पूरे संसार को पता है, 4AB होता है। अब आपसे क्या क्या जरूरत है? आपको A² + B² की जरूरत है, यानी इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ A² + B², जो कि 11 7 18 हो जाएगा, यानी A² + B² 9 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो 11 - 7 4, यानी 4AB = 4, यानी AB = 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे AB² यानी 1 × A² + B², यानी कि 9, 1 × 9 9 हो जाएगा। समझ आ गया? इस प्रश्न में क्या करना है? आपको x/y की वैल्यू निकालनी है। अलजेब्रा से ये भी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब वो ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि इधर 8x आएगा और इधर 7x, तो अंतर हो जाएगा x। अगर इधर देखें तो -40y आएगा, इधर 35y, दोनों एक साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 8x - 7x यानी x, और इधर -40y, और इधर कितना आ जाएगा? देखो 35, 40 35 कितना हो जाएगा? 75, यानी कि x = 75y हो जाएगा। तो आपसे x/y पूछा गया, तो 75/1 हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप ना करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लाई इतना आसानी से ना करना चाहें, तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है वो ये कहता है कि A/B = C/D अगर दे दिया जाए तो इसमें अंश के साथ, अगर मान लो A में अंश को, मतलब अंश में हर को जोड़ा जाए तो इधर भी अंश में हर को जोड़ा जाना पड़ेगा, और ऐसे अंश में से हर को घटाया जाए तो इधर भी घटाना पड़ेगा, और दोनों बराबर रहेंगे फिर भी, ठीक है। यही प्रक्रिया यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे अंश में हर को जोड़ो तो x - 5y + x + 5y, यानी कि 2x मिल जाएगा, बटे हर में से अंश को घटा दो तो 10y हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ आप करो 7 8 15, फिर हर में से अंश को घटाओगे 1, यानी x/5y = 15/1, तो 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी कि x/y बराबर कितना हो जाएगा? 75/1। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, ये x² y लिखा हुआ है, ठीक है। यानी आपका प्रश्न अब बना है, इसको सही कर लेना। xy = 6 दे दिया गया, x² y + xy² + x + y = 63, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई। देखो अगर हम इस पद को देखें जो दिया गया दूसरा वाला पद, इसमें अगर हम xy कॉमन ले लेते तो ये बचेगा xy इंटू यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा y, और प्लस x + y, और ये बराबर दिया गया आपको 63, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x + y कॉमन ले लें तो बचेगा x + y इंटू xy + 1 बराबर 63 हो जाएगा। एक बात बताओ भैया, x y की वैल्यू कितनी है? 6, 6 1 7, 7 9 63, यानी x + y = 9। अब x + y आपको पता है, x y पता है, तो x² + y² क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर 81 - 2xy, यानी कि 12। 81 में से 12 घटेगा, आपका कितना हो जाएगा? 69, और आंसर 69 हो जाएगा। समझ आ गया? इस प्रश्न को देखो, ट्रिगो का प्रश्न है। कहा गया 4 फीट लंबी लड़की जमीन पर 5 फीट लंबी परछाई बना सकती है।
4 फीट लंबी लड़की है, 5 फीट इसकी परछाई बनती है। परछाई हमेशा ऐसे बनती है, ठीक है। तो कहा गया 10 फीट परछाई के लिए आपको पता है अगर लंबाई 4 फीट होती है तो परछाई 5 फीट की बनती है, यानी कि 5 फीट की परछाई किसकी बनती है, 4 फीट लंबाई की लड़की की। तो 10 फीट की परछाई चाहिए, यानी इसका 2 गुना। तो लड़की की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसका 2 गुना। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इस वजह से मैंने उठा लिया, ठीक है। ट्रिगो का एक और प्रश्न देख लो, आपको कहा गया साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस कॉस स्क्वायर। देखो पाई बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर पाई रेडियन को डिग्री में बदले तो ये 180 डिग्री होता है। π/3 60, 2π/3 120, यानी साइन स्क्वायर 120। साइन स्क्वायर 120। एक बात बताओ, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे साइन 90 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। इतना लिख लेना एक बार में। प्लस ऐसे कॉस स्क्वायर 150 लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 150। कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 प्लस 60, यानी कि माइनस साइन 60 माइनस साइन 60 की वैल्यू माइनस √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। माइनस π/4 45, 45 या 135, tan 135 की वैल्यू tan 90 प्लस 45 माइनस कॉट 45 माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1, तो मतलब -1, और -1 का स्क्वायर यानी कि ये 1 लिखा हुआ है। यानी आपका ये कितना लिखा हुआ है, 3/4 प्लस 3/4, यानी 3/2। ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 में से 1 घटाएंगे तो आपका उत्तर 1/2 हो जाएगा। समझ आ गया। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। ट्रिगो का प्रश्न मैंने कहा उठाया हूँ, तो 2-4 और प्रश्न देख लेते हैं जो अभी रिसेंट एग्जाम फेज 9 के एग्जाम, फेज 10 के एग्जाम में पूछे गए। साइन 135 प्लस कॉस 270। अब यहाँ पे आपको साइन 135 की वैल्यू पता है। साइन 135 साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये कॉस 45 यानी कि 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई। और प्लस कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे कॉस 270 को लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 90। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 180 प्लस थीटा ये कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस 270 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे समझो। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, मैंने साइन थीटा लिख दिया था, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ वो 0 ही होगा, यानी कि 1/√2 प्लस 0, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉस 270 की वैल्यू मैंने ऐसे भी बताया है कि कॉस 360 स्टार बैच की ट्रिगो की प्लेलिस्ट जो पड़ी है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने कहा है कॉस 360 माइनस 90 लिख लोगे तो कॉस 70 हो जाएगा, कॉस 270 हो जाएगा। और कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी चतुर्थांश में होगा, जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कॉस 270 कितना होता है, 0 होता है। ट्रिगो का एक और प्रश्न देख लो आप, अच्छा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 1/cos x रूट में दिस वन आपको वैल्यू निकालनी है। अगर मैं आपसे पूछूं cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस cos x रूट के अंदर की बात हो रही। और cos माइनस थीटा, देखो cos के बाद माइनस थीटा, ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी ये लिखा है माइनस cos x इंटू माइनस कॉस एक्स। नीचे अगर देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये भी माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। और इसका रूट निकालना है और 1/में cos x दिया गया है, ठीक है, यही निकालना है। देखो माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, माइनस माइनस कट गया, ऊपर cos स्क्वायर x है, रूट के बाहर cos x आएगा, इसको काट देगा, यानी बचेगा कितना, 1/sin स्क्वायर x रूट के अंदर, यानी आपका 1/sin x बचेगा। 1/sin x क्या होता है, cos x होता है। जो पाई चार्ट है ये आपको दिखाता है रोहन का अलग अलग चीज़ों पे किया गया खर्चा। रोहन का खर्चा अगर 50,000 हो, जिसमें 60% वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च करता हो, व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टुगेदर। ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। DI का प्रश्न, पहला ही प्रश्न मैंने होमवर्क दे दिया, कमेंट सेक्शन में बताना, किसी दूसरे सेट में या पहले सेट में करवा भी रखा है ये प्रश्न। कहा गया जो बार ग्राफ है नीचे, वो 2011 से लेकर 12 तक 6 अलग अलग कंपनियों में स्कूटरों की बिक्री दिखाता है, ठीक है, स्कूटर कितने बिके वो दिखाता है। अब आपसे पूछा क्या गया, 2011 और 12, 11 कौन सा है, ब्लू वाला, 12 कौन सा है, रेड वाला। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ कंपनी सी फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी डी फॉर द बोथ द ईयर्स। सी का दोनों सालों में कितना बिकता है, 12 + 17 29, इसका रेशियो निकालना है। डी का दोनों सालों में, डी का कितना है, 15 21 36, इसी से रेशियो पूछा गया था। ये प्रश्न CHSL में पूछा गया, फिर फेज 9 में पूछा गया, CGL में भी पूछा गया। ऐसे प्रश्नों को आपको बता रखा है कि एक गोले को पिघला के अगर दूसरा गोला बनाया जाए तो बनने वाले गोलों की संख्या n बराबर होता है। बस फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए मैंने करवाया R/R का होल क्यूब।
आर जहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर छोटे गोले की त्रिज्या। अगला प्रश्न देखो, ज्योमेट्री का अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में साइड बी सी को देखो, बी सी इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सी टू पॉइंट डी। ये देखो ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें बी सी को भुजा मतलब बी सी जो है उसको डी तक बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से बढ़ाया जाता है कि ए सी बी और ए सी डी 2:3 के रेशियो में, ए सी बी और ए सी डी 2:3 के रेशियो में, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है। आपको पता है दोनों मिलके कैसे कोण है, दोनों मिलके 180 बना रहे हैं, यानी 2 + 3 = 180, यानी 5 = 180, यानी 1 = 36। 1 = 36 तो अंदर वाला कोण 2 था यानी 72, तो बाहर वाला कोण 108 डिग्री हो जाएगा। आपसे कहा गया अगर ए 75 अंश हो, ए 75 अंश, तो 2b की वैल्यू बतानी है। देखो इनका एक्सटीरियर एंगल 108 डिग्री का है। एक्सटीरियर एंगल अगर किसी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये आंतरिक यानी इंटरनल एंगल्स होंगे दूर में, यानी कि किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण सुदूर स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो 108 होगा, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी 75 + दिस वन = 108, यानी दिस वन बराबर हो जाएगा 108 - 75 यानी 33 डिग्री। अगर बी 33 डिग्री है तो 2b की वैल्यू पूछी गई, कितना हो जाएगा? 66 डिग्री हो जाएगा। 66 डिग्री हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया? ये बी ऑप्शन क्यों लिखा है मुझे समझ नहीं आया, देख लेना। आपको क्या कहा गया था? ए = 75 डिग्री है तो आपको बताना था 2b की वैल्यू कितनी होगी, यानी 66 डिग्री हो जाएगी। समझ आ गया? या फिर आप ऐसे देख लेते कि भैया देखो ये 75 है, ये 72 है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 147 हो गया, तो ये 33 हो जाएगा, 2b की वैल्यू 66 हो जाएगी। चलो ये प्रश्न देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर मध्य बिंदु, पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु, देखो पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, ठीक है। पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु एस और टी को मिलाने के लिए एक रेखाखंड खींचा जाता है एस टी, साथ ही एस टी क्यू आर के पैरेलल है, एस टी क्यू आर के पैरेलल है। अब आपको पता है कि अगर ये मध्य बिंदु हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द बेस, यानी कि ये जो क्यू आर होगा उसकी आधी हो जाएगी। एस टी जो होगी अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है तो एस टी = QR/2 हो जाएगा, यानी एस टी = QR/2, या 2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा QR = 2ST। ये फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए ये प्रश्न मैंने ले लिया। देखो ये प्रश्न देखो, ये भी एसएससी, सारे प्रश्न एसएससी के लेटेस्ट यानी कि 2022 के जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए हैं। और अब आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न, ये जो मतलब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी मैं एक बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि इसी, देखो पेपर का आपका लेवल यही रहने वाला है, लेकिन मैं धीरे धीरे एक लेवल उस लेवल तक ले जाऊंगा ताकि कितना भी कठिन पेपर आ जाए तो आपसे विद इन टाइम लिमिट सारे प्रश्न हो जाएं। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर देना, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड AC की लंबाई पूछी गई, ठीक है। देखो कहा गया AB 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा है। AB कोई जीवा है, AB कोई वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, यानी दिस वन इज गिवन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर? 1 मिनट, त्रिज्या ढंग से बनाओ, ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब कहा गया कोई बिंदु C इस प्रकार से है कि ABC जो कोण है, यानी लो यहाँ पे C कोई बिंदु है, ABC कोण 90 अंश बनता है। एक बात बताओ, किसी वृत्त में, किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में 90 डिग्री का कोण कब बनता है? जब वो चाप जो है अर्धवृत्त होता है। यानी कि किसी वृत्त में अगर किसी चाप द्वारा परिधि पे या किसी जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण 90 अंश है तो वो जीवा व्यास होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। या फिर ऐसा पढ़ा होगा कि अगर किसी चाप के अंदर कोई कोण मतलब कोई जीवा समकोण बनाती है तो वो जो चाप होता है वो अर्धवृत्त होता है, यानी जो आर्क होता है वो क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। या फिर आपने पढ़ा होगा द एंगल सबटेंडेड इनसाइड सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी या राइट एंगल, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। आपने कहा ये समकोण है, राइट एंगल है, तो आपने कहा अगर ये राइट एंगल है तो ये अर्धवृत्त हो गया। अगर ये अर्धवृत्त हो गया यानी कि AC व्यास हो गया, AC व्यास हो गया। अगर त्रिज्या किसी की 5 सेंटीमीटर की तो AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पूछा गया था, ठीक है। कहा गया कि बाइसेक्टर ऑफ B एंड C आर BI एंड CI जो कि I पे मीट करते हैं, A = 38। ये क्वेश्चन SSC ने पता नहीं क्यों पूछे, बस मैं फॉर्मूला रिवाइज हो जाए आपका, इस वजह से ये प्रश्न करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रश्न मैं एक चुटकी में छोड़ देता।
आपको एंगल बी का बाइसेक्टर दिया गया, बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक दिया गया, और सी का समद्विभाजक दिया गया, ये दोनों आई पे मिलते हैं, यानी बी आई और सी आई एंगल बाइसेक्टर है। आपको ए कोण की वैल्यू 38 डिग्री दी गई तो आपसे बी आई सी पूछा गया। एक बात बताओ मुझे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो देखो इसका बेसिक फॉर्मूला है कि अगर ये देखो अगर एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, यानी अंतः केंद्र बोलते हैं, और कोण बी आई सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 प्लस अपोजिट वाला एंगल यानी 38 का बटे 2, यानी कि 90 प्लस 38 बटे 2 यानी 19, 90 प्लस 19 कितना हो जाएगा 109 डिग्री। ये क्यों होता है बी आई सी बराबर 90 प्लस a/2, इसके लिए स्टार बैच देख लेना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि देखो a प्लस, मैं बताए दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, यहाँ से हम b प्लस सी कह सकते हैं 180 माइनस ए, यहाँ से हम b प्लस सी बटे 2 बराबर कह सकते हैं 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। एक बात बताओ, ये कितना है b/2, ये कितना है c/2, तो बी आई सी कितना बचेगा 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग यानी b प्लस सी/2, और b प्लस सी/2 है कितना, इतना, यानी ये लिखा हुआ 180 माइनस 90 प्लस a/2 हो जाएगा। ये कट्टा 90 प्लस a/2, यहाँ से आपका फॉर्मूला जनरेट होता है। जो वृत्त दिया गया इसका केंद्र O है, जो BCA कोण है यानी ये वाला कोण 50 अंश का है, यानी ये 50 डिग्री का है, तो BDA की वैल्यू बतानी है, BDA कोण की वैल्यू बतानी है। देखो हमें एक बात बताओ भैया कि वृत्त की जीवा BA, देखो BA द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना है 50 अंश। अगर हम इस कोण BDA की बात करें तो ये भी इसी जीवा द्वारा बना कोण है, यानी अगर हम इस जीवा की बात करें तो जीवा BA वृत्त पे परिधि पे दो कोण बनाती है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि अगर सेम ही कॉर्ड एक ही जीवा वृत्त के परिधि पे किन्हीं दो बिंदुओं पे कोण बनाती है, इफ द सेम कॉर्ड या द कॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी वृत्त की कोई जीवा वृत्त के किसी भी बिंदु पे कोण अगर बनाएगी एक ही जीवा या बराबर लंबाइयों के जीवा, तो कोण बराबर होंगे, यानी अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न मैंने ले लिया, इसमें से इन दोनों में से एक करवाऊंगा, इसका ये करवा दूंगा, इन दोनों में से एक आपको करना है, एक मैं करवा दूंगा, ठीक है, समझिएगा। बार वाले भी करवाऊंगा। पहले इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे 8.79 को अगर a मानो तो ऊपर लिखा है a क्यूब, 6.679 को b मानो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, यानी आपका बचेगा a माइनस बी, और a माइनस बी यानी 8.79 माइनस 6.79, तो उत्तर 2 हो जाएगा। ये सबको समझ आ गया। देखो अगर किसी फ्रैक्शन को, दोनों करवाए दे रहा हूँ, देखो अगर किसी फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना है तो आपको क्या काम करना है, पहले देखो ये कितना लिखा है 0 पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, जिनको नहीं आता उनको समझ लेना है और जिनको आता है वो रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लो इसको भिन्न में बदलने कहा जाए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, आप कहेंगे 2, तो सब कुछ हटा दो, बस ऐसे लिखो 34, और बटे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, कितने पे बार लगा है 1, 2 अंकों में से कितने पे बार लगा है 1 पे, बार लगने का मतलब ये 4 4 4 4 4 अनंत बार आ रहा है, ठीक है, यानी 2 अंक है दशमलव के बाद और 1 अंक पे बार लगा, कितने अंक पे बार लगा 1, तो जितने अंक पे बार लगा उतनी बार 9, 1 अंक पे लगा 1 बार 9, और जितने अंक पे नहीं लगा दशमलव के बाद वाले अंकों पे उतना 0, यानी ये। अब आप एक काम करेंगे, आप कहेंगे ये हो गया, मैंने कहा नहीं, आपने कहा फिर क्या करना है, मैंने कहा जिस पे बार नहीं लगा था उसको इस 34 में से घटा देंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 31/90, 31/90 उत्तर हो जाएगा। फिर से समझो, मान लो ये दूसरा वाला प्रश्न नहीं है, मतलब उससे थोड़ा चेंज है, मान लो ये 5 7 पे बार लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, आप क्या करोगे, पहले 57 लिख लो, पॉइंट भूल जाओ, माइनस जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दो 5 बटे में कितने अंक है दशमलव के बाद 2, लेकिन बार कितने पे लगा 1 पे, तो बार कितने पे लगा 1 पे, उतना 9, कितने पे बार नहीं लगा दशमलव के बाद वाले अंकों में 1 पे, तो 90, तो 57 माइनस 5 52/90, यानी हम कह सकते हैं ये लिखा है 26/45, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न भी देख लो, 0.57 पे बार, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भैया क्या काम करना, पहले देखो इसको ऐसे लिख लो, बटे कितने अंक पे बार है 2, तो 2 बार 9, कितने अंक पे बार नहीं है, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं जिस पे बार नहीं, तो आपका यही आंसर हो गया, 3 से काट देंगे इधर 19, 3 से कटेगा 33, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न अच्छा है, ध्यान से समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा। कहा गया 608
XY0 एक ऐसी संख्या जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाले शून्यतर यानी कि नॉन जीरो डिजिट की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर ये संख्या 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए पहले संख्या लिखते हैं 608 XY0। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। 6 तो कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, 8 में 2 से स्पल बच रहा है, यानी कि 2 + x + y जो संख्या होगी वो 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटने के लिए या तो ये 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 12 होगा, या तो 15 होगा, या तो 18 होगा। 21 हो नहीं सकता क्योंकि x + y बराबर कितना हो जाएगा, फिर x + y बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और x और y दोनों डिजिट हैं तो उनका योग यानी 9 से छोटे होंगे तो उनका योग कभी 19 नहीं हो सकता। अगर x + y + 2 बराबर 3 तो x + y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। एक तो 1 हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है, एक तो 7 हो सकता है, एक तो 10 हो सकता है, एक तो 13 हो सकता है और एक हो सकता है 15। अब आप पहले ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन देखो, क्या 11 हो सकता है x + y, कहीं पे दिखा। 5 वैल्यूज आपको जो दिख रही है, 6 वैल्यूज जो दिख रही है ये x + y की, इसमें कहीं 6 5 11 दिखा नहीं, तो ये नहीं होगा। 5 6 11 दिखा नहीं। अब आपको तुक्का भी मारना था तो इतने से मार देते, कोई दिक्कत नहीं। तुक्का नहीं मारना तो कोई बात नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी वाला हमारा शर्त हो गया। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 11 पे। 11 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, यानी ऊपर x 0 0 का सम x हो गया, नीचे 6 8 14 + y हो गया, 14 + y, इनका अंतर ले लो। तो 14 + y में से x घटा दो, यानी आपका बचा 14 + y - x। ठीक है। अब अगर हम इसको क्या काम करते हैं, अगर हम इस 11 से डिविजिबल बनाना है तो या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमारा x - y बराबर 14 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी हमें लेना पड़ेगा 11। y - x + 14 बराबर 11, यानी हम कह सकते हैं x - y बराबर 3। x - y बराबर 3। अब देखो कहाँ पे x, आगे वाला x है, पीछे वाला y है। 8 - 5 3, तो ये वाला केस भी होल्ड कर रहा है और 13 वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, यानी आपका ऑप्शन ये हो गया। अदरवाइज आप कहते हैं x - y बराबर 3। अब बताओ, x - y बराबर 3, x + y बराबर 1 रखोगे। देखो x + y की वैल्यू ये थी, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आगे अगर प्रोसीड करना हो, ऑप्शन का सहारा ना लेना हो, तो x - y बराबर 3 और यहाँ पे x + y बराबर 1, क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर x + y बराबर 4 ले लेते तो x बराबर 3.5 हो जाता है, यानी ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल। अगर हम x + y बराबर 7 ले लें तो x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। क्या 5 और 2 ऑप्शन में है? नहीं, यानी ये पॉसिबल है लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया। अगर x - y बराबर 3 है तो x + y बराबर 10 हो सकता है? नहीं, क्योंकि x बराबर तब 6.5 हो जाएगा, यानी ये खत्म। x - y बराबर 3 है तो x बराबर 13 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि x - y बराबर 3, x + y बराबर 13, यानी x बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 5, जो कि हमारा आंसर दे देगा। और 15 अगर हम ले तो x बराबर 9 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x बराबर 9, y बराबर 6, तो ये ऑप्शन दिया गया नहीं, तो एक ही ऑप्शन ये मैच कर रहा था, इस वजह से ये ऑप्शन हो गया। क्लियर? देखो, कहा गया 6352 × 7a1 एक ऐसा रिजल्ट है जो 12 से विभाज्य है, एक ही वैल्यू होता है। देखो 12 से अगर ये रिजल्ट विभाज्य है, यानी ये रिजल्ट 3 से कट रहा होगा और 4 से कट रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या पहला पार्ट 3 से कट रहा है। आप कहेंगे 6 3 9 कट गया, 5 2 7 नहीं कट रहा, यानी पहली संख्या नहीं कट रही, यानी कि 3 जो है वो इसका फैक्टर है, यानी 7a1 कोई संख्या है जिसका फैक्टर क्या है? 3 है। सम ऑफ डिजिट्स निकालो, ये हो गया 8 + a। अब a की क्या वैल्यू रखें ताकि ये हमारा किससे कट जाए? 3 से कट जाए। a की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या हम 4 ले सकते हैं? 8 4 12 बिल्कुल हो सकता है, यानी a बराबर हम 4 ले सकते हैं। ठीक है। क्या हम 3 ले सकते हैं? 8 3 11 नहीं कटेगा। क्या 6 ले सकते हैं? 8 6 14 नहीं कटेगा। क्या 5 ले सकते हैं? 8 5 13 नहीं। तो एक ही वैल्यू ऐसी थी जिसको a की वैल्यू रखने पे 8 + a 3 से कट जाता। कोई संख्या 77 से विभाज्य है। कहा गया संख्या में 11 के 2 गुने से 5 अधिक जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या 11 के 2 गुने से 5 अधिक जोड़ा गया, यानी कि कितना जोड़ा गया? 11 का 2 गुना 22 और 5 27 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? यानी हमारी कोई संख्या n है जो 77 से विभाज्य, उसमें 27 जोड़ दे तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? ये पूछा। देखो 77 से विभाज्य है तो यानी 11 से कटेगी। ठीक है। अब देखो हमें एक बात बताना है, 58,828 किससे कट रहा है उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है। अब देखो हमसे कहा गया कि
58,828 77 से डिविजिबल है। ये हमें थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के लिए दिया गया, यानी हमें कहा गया 58,828 कोई संख्या है, इसी में 27 जोड़ दिया जाए, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 28,855। अब कहा गया ये संख्या किससे कट रही है। देखो अगर हम 7 से काट के देखें, 7 8 56, 2 7 चौको 28, 7 5 55 नहीं कटेगा, मतलब 7 से 55 नहीं कटेगा। अगर हम 11 से काटे जाए, 11 5 55, 3 38, 11 3 33, 5 55, 5 शेषफल बच जाएगा। अगर 11 से नहीं कट रहा तो 33 से भी नहीं कटेगा। और अगर कोई संख्या के यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो संख्या पक्का 5 से कट रही होती है, तो ये संख्या 5 से कट, यानी ये कई बार देख लेना 77 से विभाज्य है, इसका कोई काम नहीं था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एसएससी ने दिया था, इस वजह से ये प्रश्न मैंने उठाया। देखो कहा गया 7 अंकों की संख्या 147 से विभाज्य है, संख्या के अंकों को डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में लिख दें, फिर उसमें से 4 ज़्यादा किससे, 17 के 3 गुने से 4 ज़्यादा, यानी 17 3 51 4 55 क्या किया जाता है, घटाया जाता है, यानी कि जो अवरोही क्रम में लिख लेते हैं यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को, उसके बाद उसमें से 55 घटाते हैं, तो जो संख्या है वो किससे कटेगी। हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में अगर लिखें घटते क्रम में तो 8 7 7 5 2 1 0 3 3 3, हाँ ये संख्या बनी। इसमें से कितना घटाया गया 55, कितना बचेगा 8 7 7 5 1 5 5। अब पूछा गया ये संख्या किससे कट रही है, ऑप्शन से चेक करके बताना किससे कट रही है, ठीक है। देखो आरजू कोई है जिसके पास 5 के बाद 5 जीरो यानी कि 5 लाख रुपए की राशि है, उसने 4 साल की अवधि के लिए 6% साधारण ब्याज पर 40% राशि निवेश किया, शेष भाग को 5 साल की अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ। देखो 40% कितना हो गया 2 लाख, कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख को 6%, 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 2 लाख का 1% कितना होता है 2000, 2000 अगर 1% 6% कितना हो गया 12,000, 12,000 एक से ब्याज मिला 1 साल में, तो 4 साल में कितना मिला 48,000 पहले पार्ट पे। 3 लाख रुपए को 5 साल के लिए 8%, 3 लाख का 1% 3,000, 8% 24,000, 24,000 1 साल में, तो 5 साल में 120,000, यानी इधर ब्याज इतना मिला इधर ब्याज इतना मिला, टोटल पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आदमी के पास 16,50,000 रुपए हैं, वो अपनी 2 बेटियों के नाम चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट करता है। एक बेटी उसकी 15 साल की है, दूसरी 17 साल की है, दोनों का 20 साल जब पूरा हो जाता है एज का तो बराबर उन्हें राशि मिलती है। जो ब्याज दर है वो 25% है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको बताना है छोटी बेटी के नाम पे कितनी राशि इन्वेस्ट करें। देखो छोटी बेटी के नाम 15 से 20 साल होने में 5 साल लगेंगे और बड़ी बेटी को 3 साल लगेंगे, यानी छोटी बेटी के नाम 5 साल इन्वेस्ट था और बड़ी बेटी के नाम 3 साल इन्वेस्ट था, ठीक। अगर मैं छोटी बेटी का धन ए मानूँ, 25% का मतलब होता है अगर 4 इन्वेस्ट किया तो 5 मिला होगा 1 साल में, तो 5 साल में 5/4 के पावर 5 मिला होगा छोटी बेटी को। बड़ी बेटी के नाम अगर बी धन इन्वेस्ट करा तो 1 साल में अगर 4 इन्वेस्ट करा हो तो 5 रुपये एक रिटर्न होता है, यानी कि 5/4 हिस्सा रिटर्न होता है, तो 3 साल में 5/4 के पावर 3, और दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है, यानी ये बराबर है। यहाँ से इसकी पावर से इसकी घात 2 बचेगी, यानी a × 25/16 बराबर b, यानी हम कह सकते हैं 25 बराबर 16 b। आपसे पूछा गया छोटी बेटी का हिस्सा बताना है, छोटी बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा भैया, छोटी बेटी का हिस्सा हो जाएगा a बराबर 16 b बराबर 25, यानी छोटी बेटी का हिस्सा हो जाएगा 16 आउट ऑफ 25 + 16 41, यानी 16/40 हिस्सा मिलेगा छोटी बेटी को। 16/40 हिस्सा 16,50,000 का कितना, 16,50,000 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 41 से लगभग 4 गुना जाएगा ये, यानी कि 16 चौको 64, यानी 64,000 के आस 6,43,000 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया कि किसी कारपोरेट घराने में एक कार्यालय में सभी कर्मियों का औसत वेतन 6,000 है, अधिकारियों का 15,000 है, शेष कर्मियों का 5,000, यानी ऑफिसर्स जो हैं वो 15,000 पाते हैं और कर्मचारी 5,000 पाते हैं और एवरेज 6 है। तो आप कहेंगे 15 और 5 का रिजल्टेंट 6, यानी 6 में से 5 गया 1, 15 में से 6 गया 9, यानी कि अधिकारियों का और कर्मचारियों का अनुपात 1:9 हो गया। क्योंकि अगर कर्मचारियों की संख्या 300 हो तो अधिकारियों की संख्या कितनी, ये टोटल स्टाफ 300, यानी कि 1 + 9 10 बराबर 300, तो 1 बराबर 30, तो अधिकारियों की संख्या 1 यानी कि 30 हो जाएगा। समझ आ गया। कहा गया एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, 80% पुरुष हो गए, तो महिला कितनी बची 20%, यानी कि पुरुष हो गए 4 तो महिला हो गई 1, ठीक है। पुरुष का औसत आयु 30 वर्ष है और महिलाओं का औसत आयु 40 वर्ष है। हम मान लेते पूरे ग्रुप का औसत आयु x है,
तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और जो इनका अनुपात होगा वो 4:1 के बराबर होगा। यानी 40 माइनस एक्स अनुपात x माइनस 30 बराबर 4:1, यानी हम कह सकते हैं कि 40 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 गुना ऑफ x माइनस 30, यानी ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 40 × 120 और 40 160, यानी कि 5x बराबर 160, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी कि एवरेज पूरे कर्मचारियों का औसत आयु कितना हो जाएगा 32। ये प्रश्न देखिएगा, ये भी होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो समझ लो मुक्की खाएंगे, ठीक है। बताओ, टाइम एंड वर्क का प्रश्न ले लो। 72 व्यक्ति हैं, 220 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बनाते हैं, 5 दिन में बनाना है 550 मीटर लंबी दीवार, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, M1 × D1 आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या बटे काम बराबर आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या बटे काम। 72 व्यक्ति हैं, 6 दिन में 220 मीटर बनाते हैं, हमें बनवाना है 5 दिन में 550 मीटर, तो MTU की वैल्यू निकालनी है। 110 से काटेंगे 2, 2 से 6 कटेगा 3, ये कट जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, M2 बराबर हो जाएगा 72 × 3 यानी 216। कहा गया कि P जो है समान समय में Q से 25% अधिक काम कर सकता है, यानी Q अगर 4 काम करता है 1 घंटे में, तो P समान समय में यानी 1 घंटे में ही 5 काम कर सकता है। Q अकेले काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो P और Q मिलके कितने दिन में, यानी 4 यूनिट पर डे करते हो 25 दिन लगते हैं, यानी टोटल काम कितना हो गया 100 यूनिट। तो दोनों मिलके 5 + 4 1 दिन में करेंगे तो 100 यूनिट करने में 100/9 यानी कि 11 सही 1/9 दिन की आवश्यकता होगी। कहा गया कि एक ट्रेन है, पहले 10 मिनट में 90 की स्पीड से, देखो पहले 10 मिनट 90 की स्पीड से, यानी कि पहले 1/6 घंटे 90 की स्पीड से यानी 15 किलोमीटर गई होगी। फिर 20 मिनट 60 की स्पीड से, यानी 1/3 घंटे 60 की स्पीड से यानी 20 किलोमीटर गई। फिर अंतिम 5 मिनट 40 की स्पीड से, अंतिम 5 मिनट में आपको पता है 40 किलोमीटर अगर प्रति घंटे चलती है, तो हम कह सकते हैं कि 3 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, 3 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 2 किलोमीटर यानी 1 मिनट में 2/3 यानी 5 मिनट में 10/3 किलोमीटर चली। औसत चाल निकालनी है, औसत चाल होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल समय 10, 20, 30 और 5 35 मिनट, 35 मिनट बराबर हो जाएगा 35/60 यानी कि 7/12 घंटे। 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 35 में 12 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 420, और प्लस ये कितना हो जाएगा 40 और बटे 7, यानी 460/7 एवरेज स्पीड हो जाएगी। 7 से काटोगे 7 × 6 = 42, 4 40, 7 × 5 = 35, सही 5/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेना, 7 × 6 = 42 और 4 40, 7 5 ये 65 से 5/7 होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना गलत तो नहीं हुआ है। नाव और धारा का प्रश्न है। कहा गया कि 144 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 12 घंटे लगते हैं, यानी धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी। अगर बोट की स्पीड b हो और स्ट्रीम की स्पीड है 100, तो धारा के विपरीत चाल होती है b-s, जो कि 12 घंटे में 144 यानी 1 घंटे में 12, और धारा की दिशा में 3 घंटे, उसे वही दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। इन 9 घंटे में 144, धारा की दिशा में चाल क्या होती है b+s, ये कितना हो जाएगा 144/9 यानी 16। तो आपको धारा की चाल बताना है। अगर आपको धारा की दिशा में पता है, धारा के विपरीत पता है, यानी अप स्ट्रीम पता है, डाउन स्ट्रीम पता है, तो जो स्पीड होती है स्ट्रीम की वो होती है अप स्ट्रीम स्पीड, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड। देखो फिर से समझो, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है और अप स्ट्रीम स्पीड पता है, तो जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 होती है, यानी 16 - 12 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल हो जाएगी। 75 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय पत्ती को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि हमें 85 वाली चाय पत्ती पर मिलती है, यानी 75 उठाया 100 उठाया, रिजल्टेंट 85 बना दिया। इधर घटाएंगे 10, इधर घटाएंगे 15, रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में रिसेंट एग्जाम। ये गलत बांट वाला एसएससी का फिर से चहेता प्रश्न बन गया। कहा गया एक डीलर है, वो कहता भैया मैं जितने में खरीदता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, लेकिन वो गलत बांट का उपयोग करके 25% कमा लेता है। 25% कमाने का मतलब कि देखो, मान लो कहता 1000 रुपये का भैया मैंने खरीदा है, या देखो 1 ग्राम मान लो कहता है 1 रुपये का खरीदा है, क्रय मूल्य उसका इतना पड़ता है, यानी 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 1000 रुपये। और वो क्या कहता है कि भैया मैं 1000 रुपये में ही 1 किलो बेचूंगा, लेकिन फिर भी 25% उससे फ़ायदा हो जाता है। एक बात बताओ, अगर 1000 रुपये में कोई चीज़ बेचने पर 25% का फ़ायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस गुणे 25% बराबर 5/4 हिस्सा बराबर 1000, यानी CP का 5/4 1000 है, 1/4 200, यानी CP कितना हो जाएगा 800, यानी 800 रुपये क्रय मूल्य पड़ रहा है। एक बात बताओ, 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपये था,
तो 800 रुपये क्रय मूल्य कितने ग्राम का होगा? 800 ग्राम का। यानी ये जो बेच रहा है सामान वो केवल 800 ग्राम बेच रहा है, यानी 1000 ग्राम कह के 800 ग्राम बेच रहा है, यानी कि उसने कितने ग्राम की बेईमानी करी? 200 ग्राम की। अगर पूछा जाए बाट कितने का यूज किया तो 800 ग्राम का। समझ आ गया? समझ आ गया भैया? और प्रॉफिट मतलब अगर शॉर्टकट में करना चाहो तो देखो, एक बात बताओ, 25% का मतलब क्या होता है? 4/5। ये जो आए इसी को पलट दो, 4/5। 4/5 भिन्न में कितने के परसेंट होता है? 80%। यानी वो 80% वजन यूज करता है, यानी 1000 का 80% 800 ग्राम। ये प्रश्न भी बजा दो, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यानी पिता की आयु, पुत्र की आयु अगर 2x है तो बाप की आयु 5x है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी, इसकी आयु इतनी, इनका अनुपात अगर 7:3 हो गया, यानी कि इसका 3 गुना इसके 7 गुने के बराबर है। बस दैट्स इट। तो इधर 14x इधर 15x यानी x बराबर, इधर 35 इधर 15 यानी x बराबर 20 हो गया। x बराबर 20 तो पिता के वर्तमान आयु यानी 5x पूछा गया, 100 वर्ष हो गए, बात खत्म। तो होमवर्क वाले प्रश्न का जवाब जरूर दें, सेट को शेयर जरूर करें, टेलीग्राम चैनल PDF के लिए ज्वाइन जरूर करें, और जितना हो पाए उतना फैला दें, चैनल को सब्सक्राइब फलाना डिमका। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। बने